ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइट सॉइल टेस्ट जो है वो किस तरह किया जाता है। एक्चुअली हम देखेंगे कि साइट सॉइल टेस्ट अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ई टाइम में एज अ डिज़ाइनर, तो हमें साइट सॉइल टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसके क्या तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है कि एसपीटी टेस्ट, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट भी कहा जाता है इसको, और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट भी ठीक है कह सकते हैं। तो ये सॉइल का टेस्ट किया जाता है ताकि हम किसी भी अपनी फाउंडेशन को डिज़ाइन कर सकें। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि मॉडलिंग किस तरह करते हैं किसी भी इरेगुलर बिल्डिंग का, ये लिफ्ट शाफ्ट वगैरह का। तो हमने मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, डिटेलिंग भी जो है वो ई टाइम में देखा कि हमने किस तरह करते हैं पिछले वीडियोज़ में, और उसको इंपोर्ट भी किया। उसकी जो डिटेल शीट्स बनी थी, ड्राइंग शीट्स, तो उनको इंपोर्ट करके भी देखा ऑटोकैड में किस तरह किया जाता है। तो उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि हम उस हमारी जो बिल्डिंग हमने बनाई, जो डिज़ाइन की ई टाइम में, अब उसकी फाउंडेशन बनाने का टाइम है। तो उसकी फाउंडेशन डिज़ाइन करने से पहले हमें किन बातों को, क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी पड़ेंगी ताकि हम उसको डिज़ाइन कर सकें। हमें किस तरह डिसाइड करना है कि कौन सी फाउंडेशन कौन सी सॉइल के लिए, ठीक है। तो पहले हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज उसका पता होना चाहिए कि सॉइल कितना लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है वो हमें देखनी है। तो उसके लिए हमें सॉइल टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम एसपीटी टेस्ट भी कहते हैं, जो साइट पे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें एसपीटी टेस्ट के बारे में। और इसमें मैंने दो बनाया, जिसमें आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एक नॉर्मल, एक आप बंगला बना रहे हैं G+2 स्टोरी बिल्डिंग तक आप देखें अगर, तो उसके लिए आप ज़रूरी, कुछ लोग क्लाइंट होते हैं जब वो छोटे घर बन रहे होते हैं या वो नॉर्मल कह सकते हैं घर बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा इतना इसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, इतने ख़ास टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्लाइंट समटाइम वो रिफ्यू कर देता है कि वो मैं टेस्ट नहीं करवाना चाहता। तो अगर वो टेस्ट नहीं करवाना चाहता तो मिनिमम वैल्यू क्या है जो आपने एसपीसी की वैल्यू लेनी है। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू भी आपने लेनी है, लेकिन उससे पहले आपने एक दफ़ा विजिट ज़रूर करना है उस साइट का, ठीक है। जो भी फाउंडेशन बना रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी आपकी बिल्डिंग जो है वो छोटी से छोटी हो, ठीक है, बहुत छोटा घर भी हो, उसके लिए भी फुटिंग आपने जाके साइट पे खुद विजिट करके एक दफ़ा देखना है ताकि तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें बताने लगा हूँ कि ये मिनिमम जो एसपीसी वैल्यू है 8 टन है, ठीक है, यानी कि 80 न्यूटन पर 80 किलो न्यूटन होगा ये, ठीक है, ये 80 किलो न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसकी मिनिमम एसपीसी की वैल्यू है, आपने लेनी है। अगर आपका कोई एसपीटी टेस्ट परफॉर्म नहीं करता क्लाइंट और वो कहता है कि मैंने नहीं करना, छोटा घर है तो इस वजह से, तो आप क्या करेंगे, मिनिमम उसकी वैल्यू लेंगे जो 80 न्यूटन होगी। लेकिन ये किसके लिए लेंगे, आप साइट पर विजिट करेंगे, साइट पर ज़रूर जाएँ और ठीक है, साइट पर देखेंगे जाके 3 से 4 फुट तक आप उसकी खुदाई भी करवाएं और मिट्टी को खुद चेक करें। अगर तो वो लूज सैंड आपकी मिट्टी है, सॉइल है, यानी कि आप कह सकते हैं डेजर्टेड सैंड, ठीक है। अगर वो डेजर्टेड सैंड है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेजर्टेड सैंड, ठीक है, सॉइल है आपकी डेजर्टेड सॉइल, मतलब लूज सैंड, ठीक है, सॉइल है अगर, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस केस में सिर्फ आपने जो है वो मिनिमम वैल्यू 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्केल ले लेनी है। और अगर आपने साइट पर जाके फर्स्ट करें, आपके पास आप गए साइट पे और कोई आपका एसपीसी टेस्ट आपने परफॉर्म नहीं किया क्लाइंट ने, तो आप जाके ज़रूर देखें, उस पर आप जाएंगे और आप मिट्टी को 3 से 4 जगह पे आप खुदाई करवाएं और कम से कम उसमें 3 से 4 फुट तक आप खुदाई करवा के देखें मिट्टी की क्या सूरत हाल है, कि उसमें वाटर टेबल राइज तो नहीं हो रहा। किस तरह की लूज सॉइल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से लूज या डेजर्टेड सॉइल, ठीक है, नाम से बता रहा हूँ कि ये मिनिमम वैल्यू इसके लिए 80 किलो न्यूटन ले लेंगे। और अगर आपकी डेजर्टेड सॉइल नहीं है, ठीक है, कोई सी सॉइल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए नॉन डेजर्टेड सॉइल में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नॉन डेजर्टेड सॉइल के लिए आपने ये वैल्यू लेनी है, ठीक हो गया। ये आपने बात याद रखनी है, ये मेन पॉइंट है इधर का, कि आपकी अगर बिल्डिंग है G+2 स्टोरी बिल्डिंग है तो मिनिमम वैल्यू आपने लेनी है 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डेजर्टेड सॉइल के लिए, और 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है नॉन डेजर्टेड सॉइल के लिए। तो विजिट करना आपका लाजमी है, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग कह सकते हैं, ठीक है, G+2 से बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, उसके लिए आपको सॉइल टेस्ट मस्ट है, ठीक है। जो मर्जी आपको क्लाइंट कहे, आपको ये टेस्ट करना, परफॉर्म करना लाजमी है। इसके लिए कोई आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ये जुगाड़ू मेथड कह सकते हैं आप इसको, ये यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है इसमें, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में। तो आप कभी भी इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, चाहे आप जितने मर्जी बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाएं, आप इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना करें। खुद से आप जाके एनालाइज नहीं कर सकते जब तक टेस्ट परफॉर्म ना हो, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि आप जब भी साइट पे ये टेस्ट परफॉर्म करवाएं या ना करवाएं, उससे पहले आपको साइट पे विजिट करना लाजमी है और क्वालिटी चेक करें उस सॉइल की। 3 से 4 फुट
खुदाई करवा के मुख्तलिफ इंटरवल्स पे, ठीक है, उस जगह पे मुख्तलिफ इंटरवल्स पे करवाएं ताकि चेक करें कि क्लेई सॉइल तो नहीं। अगर क्लेई सॉइल है तो आपको पता है उसके लिए लो SPC उसकी क्या होगी, वैल्यू लो आएगी, लाजमी बात है। और अगर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है तो आपने लाजमी बात है वहाँ टेस्ट तो परफॉर्म करवाना ही है, ठीक है, एग्जैक्ट। और अगर आपकी कमर्शियल नहीं है तो आपने क्या है मिनिमम वैल्यू लेनी है उसकी 80 किलोमीटर क्लेई सॉइल के लिए, ठीक है। क्लेई सॉइल में सेटलमेंट जो ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह आप कह सकते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो ठीक है, आपने वो चेक डिसीजन आपने खुद लेना है और ऑन साइट लेना है जाके, यहाँ बैठ के आपने किसी से पूछ के, क्लाइंट से पूछ के नहीं ले सकते आप किसी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ और यहाँ पे आपने रिपोर्ट जो है वो आपने दे देनी है। लैब से रिपोर्ट आने तक आप वेट करें डिज़ाइन से पहले, ठीक है। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, इस तरह का फॉर्मेट होता है, ये नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट कवर, ठीक है। इसमें स्कोप ऑफ द वर्क है। अच्छा, ये स्कोप ऑफ द वर्क लिखा होता है, इसमें सिर्फ लिखा होता है शुरू में कि हमारा जो काम है वो क्या है, ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें सारा बताया होता है कि हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, लेबॉर्ट्री के लिए हम ये टेस्ट करेंगे, ये सारा। फिर सॉइल इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड ये जो टेस्ट परफॉर्म करें SPT, इसका वो बता रहा है कि हमने इस तरह किया ड्यूरिंग ड्रिलिंग बोर होल, ठीक है। ये सारी एन वैल्यू कैसे निकाली वो हमने फिर स्टैंडर्ड बता रहा है कि जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सारा वो रिपोर्ट जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्लाइंट, जो आप कंपनी जिसको ये देंगे काम, तो ये वो आपको रिपोर्ट के देंगे। और इसमें एंड में वो डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन भी देगा आपको कि आपको प्रेफरेबल क्या, कौन सी फुटिंग जो है वो डिजाइन करनी होगी। तो वो आपको बताएगा कि सॉइल किस टाइप की, कितनी डेप्थ पे कौन सी टाइप की सॉइल आ रही है और क्या SPC है। तो सारी ये वैल्यू यहाँ पे डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन में मिल जाएगी आपको। इसके बाद डेप्थ ऑफ फुटिंग आप देख सकते हैं, आप यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमारी फुटिंग की डेप्थ क्या होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि SPC ये 12 आ रही है, ठीक है। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि आपको ये टेबल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डेप्थ के अगेंस्ट शेयर फेलियर और सेटलमेंट क्राइटेरिया, इन 2 क्राइटेरिया, ठीक है। आपका जो भी टेस्ट परफॉर्म होगा उसमें ये 2 क्राइटेरिया देखे जाते हैं। इन 2 क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपकी SPC निकाली जाती है, एक सेटलमेंट क्राइटेरिया, एक शेयर फेलियर, क्योंकि आपके 2 ही फेलियर होते हैं जो सॉइल में हो सकते हैं। एक सॉइल सेटलमेंट में फेल हो सकती है या शेयर उसमें पंचिंग फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 फेलियर में 2 तरीके से ही फेल होती है फाउंडेशन, तो उसके अगेंस्ट उसको SPC में वैल्यू निकाली जाती है उसकी सॉइल की। तो उसमें ये मेथड यूज होता है और इन 2 में ये मेथड, ठीक है। आपने ये तो देख लिया। इसमें सिंपल ये है कि आपने जिस डेप्थ पे डिजाइन करनी है, फर्स्ट करें मैं इस डेप्थ पे देखना चाह रहा हूँ कि मैं इतनी फुटिंग की अपनी डेप्थ रखूंगा, तो इस डेप्थ मेरी SPC यानी कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो मुझे इन तीनों वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि 13.89 है। फर्स्ट करें मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं क्या करूँगा, ETAB में जाऊँगा और जिस भी सॉफ्टवेयर में मैं उसको डिजाइन करूँगा अपनी फुटिंग को, उसमें मैं सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी एट 2.5 मीटर डेप्थ ये रखने वाला हूँ, ठीक है। फुटिंग की डेप्थ ये और बेरिंग कैपेसिटी SPC की वैल्यू ये रखूंगा, ठीक हो गया। ये बात याद रखनी है कि वो मिनिमम वैल्यू रखेंगे इसमें से, बस ये बात देखने वाली थी। बाकी कैलकुलेशन को बता रहा है कि इस तरह मैंने किया, ये सारी कैलकुलेशन फार्मूला के अगेंस्ट उसने निकाली हुई है। ये एंड में इसने कैलकुलेशन निकाल दिया, समरी हो, ठीक है। ये इस तरह की रिपोर्ट मिलेगी आपको। अच्छा, तो इसमें प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, ठीक है। इस टेस्ट का क्या प्रोसीजर है तो वो देख लेते हैं। अच्छा, प्रोसीजर का इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि ये परफॉर्म हमने नहीं करना है, ठीक है। ये कंपनी करेगी, बस इसको पता होना चाहिए आपको एज इंजीनियर के ये किस तरह परफॉर्म होता है, ठीक है। ये एक मेथड है, सिचुएशन पे होता है और साइट पे किया जाता है। यूजेस क्या है, इसके यूजेस आ जाएंगे। फिर इसमें ये सारा उसमें बताया है कि ड्रिल किस तरह किया जाता है, बोरहोल किस तरह किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, इक्विपमेंट्स के नाम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ये रोटेटिंग कैट हेड है, ये पुली हैमर आ जाता है जिसकी इतना वेट होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है। हर ये जो है ना इंडियन स्टैंडर्ड के और वैल्यूज़ हैं, आप कह सकते हैं हुआ है, और दूसरे की स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये आपको मिल जाएगा। तो ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। एडवांस अब मशीनरी आ गई हैं तो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये इसकी निस्बत। ये पहले मैनुअली किया जाता था, ये ट्राइपॉड लगा के, तो अभी भी करते हैं मैनुअली, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें ये ड्रिलिंग देख सकते हैं, ये हैमर का वेट देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हैमर का क्या वेट है, कैट हेड, इसकी रेवोल्यूशन जो है अपने रोटेट है, इसको वो 100 RPM रखना चाहिए अप्रोक्सीमेट। हैमर की भी 2 टाइप्स हैं और दोनों में से सेफ्टी हैमर है और डोनट हैमर है। तो सेफ्टी हैमर और डोनट हैमर दोनों ये यहाँ पे शो हुए हैं। तो उनमें से वो कह रहा है कि ये जो है ये 60% होता है, ये क्लोज होता है, और ये ओपन, आप कह सकते हैं ओपन नहीं परफॉर्म करता है। तो ये इसकी टाइप है और ये इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि, और इसमें सेफ्टी मेजर सारे बताए हुए हैं। ड्रिल के सैंपल आपने लेना है जहाँ तक आपको डेप्थ पे रिक्वायर्ड है, वो SPC जिसकी वैल्यू चाहिए, जितनी डेप्थ पे उतनी डेप्थ पे आप सैंपल लेंगे। इक्विपमेंट शेड भी ओवरऑल 150 मिनट, डाया इतना होना चाहिए इसके दरमियान इंसर्शन ऑफ द सैंपलर टू इंश्योर द पेनिट्रेशन द परफॉर्मेंस डिस्टर्ब, यानी कि कोई ऐसे सॉइल पे करें जहाँ पे पहले कोई उसको डिस्टर्ब ना किया गया हो पहले, और कोई लेस सॉइल विच कैन, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई इतना हाई फाई रूल नहीं है, ठीक है। सिंपल इसमें ये समझ लें कि टेस्ट क्या प्रोसीजर है सारा। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई लूज सैंड और उसमें वो हैमर के बगैर ही सिंक हो रहा हो, तो वो कहता है कि उसकी SPT की वैल्यू क्या है, वो 0 ले लेनी है। SPT की वैल्यू ले होती क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये N की वैल्यू निकालता है। पहले वो N की वैल्यू निकालने के लिए वो कहता है सम ऑफ सेकंड और थर्ड इंक्रीमेंट ऑफ, यानी कि वो कहता है
मैंने ये टेस्ट परफॉर्म करता है वो टेस्ट परफॉर्म करता है अप्रोक्सीमेट 45 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो वो हर 15 सेंटीमीटर के बाद जो है वो वैल्यू नोट करता है कि ये 15 सेंटीमीटर जो है पेनिट्रेशन वो कितने ब्लोज पे हुई है, ठीक है। तो वो फर्स्ट 15 सेंटीमीटर जो पेनिट्रेशन होती है वो उसको कंसिडर ही नहीं करता। वो कहता है ये सारा रफ मटीरियल था ऊपर का, जो कि सॉइल के ऊपर मट्टी कचरा वगैरह आता है, तो उसको वो एज कह सकते हैं सीटिंग ड्राइव कह रहे हैं, तो वो उसको इंक्लूड नहीं करता। उसके बाद वाले जो है वो 30 सेंटीमीटर जो है उसमें वो टोटल जो है नंबर ऑफ ब्लोज वो काउंट करता है, तो उसको एन की वैल्यू कह देता है। तो ये सारा आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। वो कहते हैं पर्पज ऑफ टेस्ट क्या है, ये सारा कुछ ठीक है इसमें लिखा हुआ है। आज हमारा असल में मेन मकसद जो है वो कॉन्सेप्ट लेना है कि हमें ये कितना ज़रूरी है सॉइल टेस्ट, और ये किस तरह किया जाएगा। मतलब टेस्ट को करने का मकसद नहीं है, हमारा मेन है कि टेस्ट की वैल्यूज़ को हमने कैसे यूज़ करना है फर्दर ई टाइप की डिज़ाइनिंग में, ठीक है, फाउंडेशन में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा एसपीसी की वैल्यू कैसे आई है। और अच्छा, इसके बाद इसने बताया कि एसपीटी की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी सॉइल किस टाइप की है, किस एरिया में लाई करती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम देखें हमारी फुटिंग कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ये भी आपको टेस्ट जो है वो करने वाले वो बताएंगे, आपकी जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर सारा ये डिस्कस किया होगा, उसने बताया होगा आपको, इसके लिए बोर्डर करने की जरूरत नहीं है। तो एज इंजीनियर पता होना चाहिए आपको इन चीज़ों का। और अच्छा, इसमें करेक्शंस भी होती हैं। फिर वो कहता है कि जब नंबर ऑफ ब्लोज जो है 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन, यानी कि 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन किया आपने, और आपने देखा कि नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो 15 नंबर ऑफ ब्लोज से ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, रिजल्ट वो कहेगा अनएक्सेप्टेबल है, वो रिजल्ट को नहीं मानेगा, वो कहेगा दोबारा करें, परफॉर्म करें टेस्ट, ठीक है। या फिर उसकी वैल्यू जो है वो करेक्ट करें, ठीक है। उसकी वैल्यू करेक्ट करने का मकसद ये है कि 2 करेक्शन होंगी, और एक ओवरबर्डन करेक्शन है जो कि ग्रैनुलर सॉइल वो कहता है इस वजह से होती है, और एन करेक्ट होता है अकॉर्डिंगली ग्राफ, ठीक है। इसका आपको ग्राफ भी मिल जाएगा, और ये आप देखेंगे नेट पे भी सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये 2 तरह की करेक्शन है ये, लेकिन वो लगा के देता है, ये आपको करने की जरूरत। सॉइल रिपोर्ट में सब कुछ हुआ होगा, ठीक है, ये सारा कैलकुलेशंस परफॉर्म की होंगी, इसके लिए टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये इसमें ये है कि आपको थ्योरी का आइडिया होना चाहिए कि ये क्यों किया गया। बट अच्छा हाँ जी, वो ये कहता है कि इसमें ओवरबर्डन करेक्शन जो है वो पहले लगी होनी चाहिए, और ये करेक्शन बाद में लगी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने उसमें ध्यान रखना है कि रिपोर्ट में अगर करेक्शन लगी हुई है तो पहले ही नंबर पे ओवरबर्डन करेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, 2 टाइप मेथड वो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट शेयर फेलियर के अगेंस्ट वो करता है डिज़ाइन, एसपीसी की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और दूसरा सेटलमेंट क्राइटेरिया। इन दोनों में से जो मिनिमम एसपी की वैल्यू निकलती है वो रिपोर्ट के अंदर वो हमें हम सिलेक्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कहता है कि हमें मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है रिजल्ट रिपोर्ट से, देन हमें एज अ स्ट्रक्चर डिज़ाइनर क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को हमें फुटिंग डिज़ाइन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, स्टैट प्रो जरूरी नहीं, आरसीडीसी भी कर सकते, ठीक है। तो मैं अब इसमें स्टैट प्रो आगे आपको फर्दर डिज़ाइनिंग का बताऊंगा उसमें। तो स्टैट प्रो फाउंडेशन मैं सॉफ्टवेयर लिख दिया, तो उसमें अगर हम वैल्यू यूज़ करेंगे तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हमें फिर एनालाइज करना है कि एसपीसी की वैल्यू के अगेंस्ट हमारी, यानी कि जो सॉइल की स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट हमारा फाउंडेशन, हमारा लोड, यानी कि वो इतनी स्ट्रेंथ है कि हमारी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, और कि हम दूसरा ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि राफ फुटिंग या पाइल फाउंडेशन कह सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, पाइल फाउंडेशन की तरफ कभी ना जाइएगा। मीन्स के ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वहाँ जाएं, अदरवाइज और ऑप्शंस भी हैं आपके एज ए स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, तो वो कॉस्टली काफ़ी पड़ जाता है। लेकिन कुछ इलाके इस तरह होते हैं, जिस तरह पहाड़ी इलाके, तो उन जगहों पे बहुत ज़रूरी भी होते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज का खतरा होता है। तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए देखें, हाई राइज बिल्डिंग के लिए रिकमेंडेड क्या होंगी वैल्यूज़। अच्छा, तो टू डील विद लो एसपीसी वैल्यू, अगर आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, यानी कि आपके G+2 स्टोरी से अबव जा रहे हैं, आप कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं या हाई राइज बिल्डिंग की तरफ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अगर आपकी वैल्यू एसपीसी की लो आ रही है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लो वैल्यू आपकी कैसे होगी, ठीक है। लो वैल्यू आ रही है आपको, वो मुश्किल से जो है आपका स्ट्रक्चर वो स्टेबल हो रहा है उससे, तो आप क्या करें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वो होगा ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहले नंबर पे आप ट्राई करें, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये फाउंडेशन बना के जिसमें आइसोलेटेड फुटिंग होगी विद शेप बीम, ठीक है, जिसके बीम आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये भी हम डिज़ाइन करके देखेंगे। तो ये पहले आपने ट्राई करना है, उस पर सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके देखना है उस पर क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये ओके है, बियरेबल है, तो आपको ज़रूरत नहीं है नीचे राफ्ट की तरफ जाने की। अगर ये नहीं, इतना काबिल भरोसा नहीं है, तो फिर आप राफ्ट की तरफ जाएंगे। और राफ्ट में आपको बता दूँ बेस्ट ऑप्शन है, आप इस पर डेप्थ बढ़ा दें, कुछ कर दें, ठीक है, तो इसमें ही आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह फर्ज करें आपकी फिर भी बियर नहीं कर रही, तो आप क्या करें, राफ्ट की थिकनेस बढ़ाने की कोशिश करें, उससे देखें क्या वो बियर करती है, तो आई होप कि पकड़ जाएगी। अगर नहीं करेगी तो फिर आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे जाना है, राफ्ट प्लस पाइल फाउंडेशन। अच्छा, पाइल की तरफ जाने का इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि ये जो है इसके लिए आपको लेबर भी एक्सपर्ट चाहिए होती है, अनइकोनॉमिकल भी हो जाती है, इसमें कई मसले और होते हैं। तो इसलिए एज अ स्ट्रक्चर डिज़ाइनर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपको उसको क्लाइंट को सेफर साइड पे भी रखना है, इकोनॉमिकली भी,
तब जाके आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पाइल नहीं करनी, पाइल करनी है, बिल्कुल करनी है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं दुबई में कई टावर बने हुए हैं। ठीक है, तो पाइल राफ्ट प्लस फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन है उनकी, ये भी तीसरे नंबर वाली, उसमें राफ्ट भी यूज़ हुई है एज आ फुटिंग और एज अ पाइल भी फुटिंग के तौर पे यूज़ हुई है। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुटिंग की, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये जद्दा टावर की मैंने फाउंडेशन दिखाई है, ये इस तरह ट्रायंगुलर शेप में है ताकि वो अर्थक्वेक विंड्स को डील कर सके। ठीक है, अच्छा इसमें ये फाउंडेशन आप देख सकते हैं, ये सारी राफ्ट है। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है कि इसकी थिकनेस कितनी रखी है, डाया कितना रखा है, ये सारा एंटायरली फिक्स्ड है बाय पाइल। ठीक है, अच्छा सेंटर पे पाइल्स जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा डीप है। इसका मकसद क्या है, क्योंकि सेंटर जो है इसका शाफ्ट है। ठीक है, सेंटर पे जो है इसका लोड मैक्सिमम है, तो कह सकते हैं इसलिए सेंटर की जो है इसकी डेप्थ पाइल की ज़्यादा रखी है। और इसकी डेप्थ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइल की, यहाँ पे पाइल की जो राफ्ट की डेप्थ है, थिकनेस है, वो ज़्यादा है और साइडों पे कम है। तो ये सारा जो है वो टेस्ट परफॉर्म करके ही उन्हें फील्ड का पता लगा कि यहाँ पे हमें ये बनाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम भी आप जाएँ तो जिस तरह हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दुबई में ही है, और दुबई की ये टालेस्ट बिल्डिंग्स कह सकते हैं, तो उनमें से एक है। तो ये आप देख लें, उसकी फाउंडेशन जो है वो मैक्सिमम इस तरह बनी है कि राफ्ट प्लस आपकी पाइल आ गई है। तो ये जो है आपकी यहीं पे आ सकती है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे आपका ऑप्शन होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका आइसोलेटेड फुटिंग प्लस अगर आपकी लो एसबीसी की वैल्यू आ रही है, तो ये तीन आपने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि एसपीटी का जब टेस्ट कर रहे हो परफॉर्म, तो वो किस सॉइल पे होना चाहिए, वो आपकी उस डेप्थ पे होना चाहिए। यानी कि आपका टेस्ट परफॉर्म आप करें तो आप एग्जिस्टिंग सॉइल लेवल पे ना करें, आप जहाँ पे आपने फुटिंग की डेप्थ रखनी है ना अपने, तो उस फुटिंग की डेप्थ पे जाके टेस्ट करें आप परफॉर्म। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मटीरियल है, जो एक्स्ट्रा मट्टी है, जो लूज डाटा है, वो आप हटा दें, कचरा जो होता है वो हटा दें, तो उस पर परफॉर्म ना करें टेस्ट। तो ये आपके लिए की पॉइंट है कि आजकल कई जो है वो उसी पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो एसपीसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो लो आती है।